मेरा नाम परोपकार आज़ाद है और मैं एसी कम फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर हूँ, कृषि विभाग, बिहार सरकार। इंजीनियरिंग एस्पिरेंट था और मैं वहाँ हार थक चुका था, कुछ नहीं मिला, मुझे खाली हाथ लौटा। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, ऐसा एजुकेशन है जिन्होंने मुझे संभाला और आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ उस पोजीशन में मेरे कॉलेज का और एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। ये ठाकुर ब्रिटिश एकेडमी का तीसरा पॉडकास्ट है और आज हम ऐसे शख्स मिलवाने जा रहे हैं आपको जो अपनी जिंदगी से हार नहीं मानता है और जब जिंदगी की एक रास्ता बंद हो जाता है तो कैसे वह दूसरे रास्ते को अपनाकर अपनी मंजिल को हासिल करता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना पॉडकास्ट नए गेस्ट के साथ। तो चलिए भाई, आपको ठाकुर ब्रिटिश एकेडमी में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, मैं यहाँ आया हूँ इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, ठाकुर ब्रिटिश एकेडमी का धन्यवाद। चलिए, तो हम लोग का जो परंपरा है कि जब स्टार्ट करते हैं कोई पॉडकास्ट तो इंट्रोडक्शन से करते हैं। तो दर्शकों को आप बताएं कि आपके बारे में कुछ बताएं कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आपके परिवार के बारे में बताएं, अपना एजुकेशन के बारे में बताएं जी, ताकि दर्शक को लगे कि हाँ कैसा आदमी है, क्या है। जी, मेरा नाम परोपकार आज़ाद है और मैं एसी कम फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर हूँ, कृषि विभाग, बिहार सरकार में। चलिए, अच्छा, अब चाहेंगे दर्शकों को आप बताएं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या क्या है, कैसे है, कितने मेंबर्स हैं आपके परिवार में, ताकि लोग को पता चले कि किस बैकग्राउंड से आप आते हैं। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल दैट मैं बहुत ही एक साधारण परिवार से आता हूँ, जिसमें मेरे परिवार में मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, 5 भाई हैं और 2 बहनें हैं। मेरे पिताजी का खासा ख्वाहिश था कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखें, उनकी दिली तमन्ना थी कि वे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखें। तो इसलिए उन्होंने बचपन से ही हम लोगों को बहुत अच्छी दीक्षा देने का प्रयास किया, जिसका कारण है मैं आपके सामने आज जो बैठा हुआ हूँ, ये मेरे पिताजी का लगन और मेहनत का ही कारण है, जिसके कारण मैं आपके यहाँ बैठा हुआ हूँ। चलिए, आप बहुत लकी हैं कि आपके माता पिता ऐसे सोचते हैं। आज के ज़माने में तो बहुत कम लोग हैं जो ऐसे अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। सो यू आर वेरी लकी। चलिए, अब आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। तो मैं दर्शक जानना चाहेंगे आपसे कि आपका बेसिक एजुकेशन मतलब फ्रॉम 10 to 12 कहाँ तक हुआ है ना, कहाँ से आपने किया ये बात, बेसिक एजुकेशन के बारे में कुछ बताएं। बेसिक यानी फ्रॉम प्राइमरी टू 10 वो कहाँ से हुआ? जी, जहाँ तक प्राइमरी एजुकेशन की बात है तो मैं 2003 में मोतिहारी चला गया था। मोतिहारी में मॉडर्न पब्लिक स्कूल है, जहाँ पे मैंने 6 से 10 तक पढ़ाई करी और 6 से 10 तक पढ़ाई करने के बाद 10th करने के बाद मैं बनारस चला गया सर। और बनारस जाने के बाद मुझे ऐसा बहुत ही अलग इन्वायरमेंट है वहाँ पे। एक तो सबसे प्राचीन शहर है बनारस और वहाँ शिक्षा का बहुत ही अच्छा माहौल है। तो मुझे ये प्राप्त करने का अवसर मिला कि मैं दीक्षा जो है बनारस में करूँ। चलिए, अच्छा है। तो बनारस में कौन सा एजुकेशन लिया वहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक? जी, मैं वहीं बताना चाहूँगा। बनारस में मैंने 11th और 12th जो है तुलसी विद्या निकेतन नगवा वाराणसी से मैंने किया है। सीबीएसई बोर्ड था, 10th भी मेरी सीबीएसई बोर्ड है और 12th भी मैं सीबीएसई बोर्ड से उत्तीर्ण हूँ। अच्छा, 12 भी आप बनारस से ही किए? जी। अच्छा, चलिए, तो अब बताएं दर्शकों को कि जो आपकी जर्नी है 12 के बाद, 12 तक तो चलो भाई आपने एजुकेशन ही ग्रहण किया जी, उसके बाद आपकी कैसा जर्नी रहा? आपने कौन सा फैकल्टी लेके आगे बढ़ा, कौन से स्ट्रीम लेके आगे बढ़ा, क्या आपके मन में ख्यालात थे, क्या बनना आप चाह रहे थे? हाँ, थोड़ा सा दर्शकों को बताने की कोशिश करें। एक्चुअली 10th पास करने के बाद मैंने मैथ स्ट्रीम ज्वाइन कर लिया था, साइंस से। मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, संस्कृत और इंग्लिश विषय था 12th में, 11th 12th में। तो वहीं से एक्चुअली 8th जब मैं कर रहा था तभी से मेरे दिमाग में था कि मुझे इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है,
इंजीनियरिंग फील्ड में जानी है। तो उसी समय से मेरे दिमाग में था कि मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर ही बनना है। अच्छा। 8 से ही था मेरे दिमाग में। तो मैंने पिताजी को भी बताई थी। तो मैंने जब बताया पिताजी को तो उन्होंने कहा कि तब तो इसके लिए बहुत अच्छा जो है जगह तुम्हें जाना चाहिए और अच्छा बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी चाहिए। तो जब मैं वहाँ बनारस गया तो वहाँ मैंने एक ट्यूटोरियल है JRS ट्यूटोरियल, वहाँ मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पे मैंने 2 साल काफ़ी मेहनत किया। और मेहनत करने के बाद बहुत सारी इंजीनियरिंग की, स्टेट लेवल की इंजीनियरिंग की, IITs, AIEEE उस समय था। तो मैंने जो है उस समय इन सारी एग्ज़ाम्स को दिया और देने के बाद मुझे IITs में जो है उतना अच्छा रैंक नहीं मिला जितना अच्छा रैंक मैं चाह रहा था। एक्चुअली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में बता दूं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो स्पेस साइंस है उससे डायरेक्ट रिलेटेड है। स्पेस साइंस ही एक्चुअली क्या है कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। इट इज़ द इंजीनियरिंग ऑफ द एरोनॉटिक्स, एयर स्पेस। तो मैं 12th पास कर गया। मेरे सामने रास्ते थे कि इंजीनियरिंग सेक्टर में जाऊं, लेकिन मुझे रैंक उतना नहीं मिला। आपको ये जानना चाहिए कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग की सबसे वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच है और इसमें आपको एडमिशन प्राप्त करने के लिए जो IITs में है उसमें आपको टॉप 50 में आना पड़ता है। टॉप 50 में आना पड़ता है। टॉप 50 में आना पड़ता है, IITs में रैंक लाना पड़ता है। लेकिन मेरा रैंक उतना था नहीं कि मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मिल पाए। तो मैंने साल दर साल कोशिश करता रहा लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। और जो मेरी जर्नी है वो काफ़ी कष्टदायक रही। उसके बाद मैंने फिर जो है उस समय जो है मैंने IITs का तैयारी करना छोड़ दिया। चूँकि मेरा फिजिक्स और मैथ्स बैकग्राउंड बहुत अच्छा था तो उस समय मैंने बच्चों को कोचिंग देना स्टार्ट कर दिया। मैं 10 साल 12 साल तक पढ़ाता रहा। फिर जो है एक दिन जो है पिताजी घर से रक्सौल से बनारस आए। उन्होंने कहा कि पढ़ाना तो चलता रहेगा, पैसा कमाना तो चलता रहेगा, लेकिन इसमें जो है कुछ अपना स्किल, कुछ ग्रेजुएशन कर लो तो आज ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने इस बारे में ऊपरी मन से सोचा कि ग्रेजुएशन करूँगा। तो मेरे पिताजी ने क्या हुआ कि एक दिन बाद जो है तो उन्होंने फॉर्म लेके आए कुछ कॉलेजेस के। तो उन फॉर्म्स में एक फॉर्म में एग्रीकल्चर का फॉर्म भी था। उन्होंने कहा कि इसका भी ट्राई करो। उसमें BHU का था फॉर्म, उसमें UP कॉलेज का था फॉर्म। 4 फॉर्म थे, दो BSc मैथ्स के लिए था, 2 BSc एग्रीकल्चर के लिए था। तो मैंने जो है फॉर्म्स लौटा दिए। मैंने BSc मैथ्स का फॉर्म भर दिया और पापा जी को बोला कि आप जाके जमा कर दीजिए। और BSc एग्रीकल्चर का फॉर्म्स मैंने जो है लौटा दिया, बोला कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि वहाँ पे तो भाई BSc एग्रीकल्चर करने का मतलब हो गया बायोलॉजी का फील्ड हो गया। जी जी। और आप तो मैथ्स से किए मैं टोटली मैथ्स फील्ड से था। अच्छा। तो फिर आपने कैसे BSc एग्रीकल्चर से कैसे कर लिया आप? एक्चुअली मेरे लाइफ में वो जो समय था मेरे लाइफ का, वो टर्निंग पॉइंट था। वो जो लाइफ का समय था वो टर्निंग पॉइंट था। मैं मैथ्स फील्ड में था, उससे पढ़ रहा था सारी चीज़ें मैथ्स को, मेरे बारे में मैथ्स मेरा इंटरेस्टिंग विषय हुआ करता था। लेकिन वो जो समय था वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का। आज भी मैं सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ का कोई बोलता है बोलने को, तो मैं बोलता हूँ कि वही लाइफ का मेरा टर्निंग पॉइंट था। उस समय जब पिताजी चले गए तो मैं अपने से जो है UP कॉलेज गया। ठीक है, वहाँ जब मैं गया तो मैंने देखा कि जो BSc मैथ्स का है फॉर्म उसकी लाइन्स मात्र 5-10 लोग हैं उसमें लगे हुए हैं। और जो BSc एग्रीकल्चर वाली जो लाइन थी, जो काउंटर था, उस पर 150, 200, 300 लोग लगे हुए हैं। तो मेरे मन में जिज्ञासा उठी कि ऐसा क्यों है। तो मैंने जो एग्रीकल्चर का फैकल्टी है मैंने उसमें जाके पूछा। मैंने उसमें डॉक्टर अशोक कुमार सिंह सर हैं जो मेरे अभी मेंटर भी हैं और उस समय भी मेंटर थे। तो उनसे मैंने जाके पूछा यूँ ही कि सर ऐसा क्यों है कि यहाँ जो है 250-300 लोग लगे हैं और BSc मैथ्स में मात्र 5-10 लोग लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि
यहाँ एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ पढ़ने वाले लोग लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। तो मुझे ये लाइन टच कर गई, लग गया मुझे, ये पंक्ति मुझे मेरे मन में बस गया और मैं उसी समय फॉर्म खरीद कर और वहीं फॉर्म भर के उसी काउंटर पे जमा किया। कुछ दिन बाद जो है एंट्रेंस हुआ और मैं एंट्रेंस में पास हो गया। अच्छा, यानी कि आपको एक सर मिल गए जो ना आपको मोटिवेट किया जी, और आपने एडमिशन ले लिया जी। तो क्या पढ़ाई जब करने लगे तो क्या इंटरेस्ट उतना ही था जितना मैथ में पहले हुआ? जी नहीं था। अच्छा, जब मैं पढ़ाई करने गया तो मेरा इंटरेस्ट एकदम नहीं था, जीरो था। मेरा इंटरेस्ट एकदम जीरो था, नल बाई नल, 0/0। अच्छा। लेकिन जब मैंने वहाँ के टीचर्स के संपर्क में आया, जब मैं प्रोफेसर्स के संपर्क में वहाँ आया तो मुझे पता चला कि नहीं, एग्रीकल्चर भी एक मेरे लिए कैरियर ऑप्शन हो सकता है। अच्छा। इसमें भी मैं बहुत अच्छा करियर बना सकता हूँ। एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, मतलब एस्पिरेंट था, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट था और मैं वहाँ हार थक चुका था, कुछ नहीं मिला मुझे, खाली हाथ लौटा। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, ऐसा एजुकेशन है जिन्होंने मुझे संभाला और आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ उस पोजीशन में मेरे कॉलेज का और एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। तो यानी आपसे जो बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं निश्चित रूप से इंस्पायर्ड होंगे कि भाई अगर आपको कोई भी फील्ड जो आपके डिजायर है, आप उसके लिए बहुत ही कीन इंटरेस्टेड हो, अगर बाई द वे किसी कारण से नहीं मिलता है तो जीवन से हारिए मत जी। हाँ, जीवन को देखिए, और भी रास्ते खुलते हैं। अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता भी खुलता जी, है। बिल्कुल। और वही हालात इनके साथ हुआ। जी। इन्होंने मैथ छोड़ा और बायोलॉजी मैंने स्ट्रीम पकड़ा और आज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कार्यरत है। तो आप विद्यार्थी जो भी देख रहा हो, कम से कम इस बातों को देखें और समझने की कोशिश करें। जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना, जीवन से हार मानने की जरूरत नहीं है। आपसे हम एक बात पूछना चाहेंगे जी। यानी आपने बायोलॉजी मैथ से आपने +2 किया, ठीक, तो उसमें आपके पास मैंने ऑप्शंस में फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और मैथ्स होगा। तो फिर मैथ वाले का एडमिशन बायोलॉजी स्ट्रीम में कैसे हो गया आपका? ये भी क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में आएगा कि ए पर्सन हु इज ऑफ मैथमेटिक्स हाउ ही कैन टेक द एडमिशन इन बायोलॉजी स्ट्रीम, है ना? तो ऐसे कैसे हो गया? ये ऐसा कोई प्रोसेस है कि उसके पीछे कुछ और भी है? जी, बच्चों को बताना एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा, सारे जो बच्चे सुन रहे हैं वो जो मैथ्स वाले हैं वो भी सुने और जो बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए तो ये रामबाण है। आप लोग सभी लोग इसको सुनेंगे। देखिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैथ्स वाले बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मौका देती हैं कि आप भी एग्रीकल्चर के सेक्टर में आ सकते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ सकते हैं। अच्छा। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी थी, जो हमारा कॉलेज था, वो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को भी अलाउ कर रहा था एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए। और जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं जो इंटरमीडिएट में बायोलॉजी लेते हैं वो तो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं एग्रीकल्चर वाले एंट्रेंस के लिए। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत कहूँगा कि मेरे लिए वो दरवाज़ा खुला हुआ था। अच्छा। और मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया और पास कर दिया। यानी कि वो कोई ऐसे कॉलेजेस हैं जो ऑप्शंस देता है कि इंडिया के सारे कॉलेजेस देते हैं? देखिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग नियम हैं, कानून हैं। अब इसमें देखना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में मैथ्स अवेलेबल है कि नहीं, मैथ वाले एलिजिबल है कि नहीं। अच्छा। ठीक है ना, ये देखना पड़ेगा। तो आपने बीएससी एग्रीकल्चर यूपी कॉलेज से किया? जी। अच्छा, वो कौन सा यूनिवर्सिटी में आता है? वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में वाराणसी में अंतर्गत आता है। अच्छा। तो उसमें ये था कि भाई जो मैथ्स वाले हैं वो एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं? जी, मेरे समय था। अच्छा, आज भी ऐसा है? हाँ, आज भी ऐसा है कि मैथ्स वाले स्टूडेंट भी अभी एग्रीकल्चर में अगर वो चाहें पढ़ना तो ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो जो विद्यार्थी देख रहे हैं और मैथ से माने पढ़ाई कर रहे हैं, हर चीज़ मैथ्स उनका अच्छा है, लेकिन अगर उनको ऐसा सिचुएशन आ जाता है जो उनका मन चाहा पोस्ट नहीं मिल पाता, चाहे उसका जो सपना है वो नहीं हो पा रहा,
तो आप एग्रीकल्चर में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। और ये यूपी कॉलेज अभी भी वो मौका दे रहा है मैथमेटिक्स वाले को बायोलॉजी पढ़कर एग्रीकल्चर में बीएससी करने का। ये मेरे जी जी जी, चलिए यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। चलिए, तो वो आपका टर्निंग पॉइंट रहा, ठीक है ना। आप ये बताइए कि आप अपनी जिंदगी में कितने कितने एग्जाम्स क्रैक किए हैं, कौन कौन से? एक्चुअली जो इंजीनियरिंग एग्जाम्स थे उनको तो मैंने क्रैक किया ही है, लेकिन मैंने एडमिशन नहीं लिया। अच्छा। और जो मैं अभी करंट जो जॉब है उसमें जो है बिहार एसएससी के थ्रू मैं इस जॉब में आया हूँ। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बहुत आसान था। मैंने मैथ्स पढ़ा था तो ऐसा नहीं था कि मेरे लिए बहुत आसान था। एग्रीकल्चर मेरे लिए बहुत कठिन था। और जो 4 साल थे मेरे लिए, मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। और जैसे सभी लोग जॉब पाते हैं मेहनत करके पाते हैं, वैसे मैंने जो है इस जॉब में मेहनत किया। तो और एसएससी के अंतर्गत ही आता है? जी, ये बिहार एसएससी है। बिहार एसएससी। एसएससी दूसरी हो गई। अच्छा, वो सेंट्रल होती है, सेंट्रल। सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। बिहार और बिहार एसएससी बिहार गवर्नमेंट की होती है। तो उसमें जो भी लड़के पार्टिसिपेट करेंगे जी, तो वो मान लीजिए एग्रीकल्चर में जाना चाहेंगे तो उनको बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। जी, हमारे जो भी पोस्ट आते हैं, सबसे पहले तो मैं आपके स्टूडेंट्स को, आपके जो भी दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर से कुछ पोस्ट्स हैं जो हर साल निकलते हैं वैकेंसी के आधार पे। बिहार में एग्रीकल्चर में हर साल, लगभग हर साल वैकेंसी आती हैं। और कुछ होते हैं उसमें पोस्ट मैं आपको बताता हूँ। एटीएम, बीटीएम, कोऑर्डिनेटर, प्रखंड कृषि पदाधिकारी। अभी जो है 800 के करीब प्रखंड कृषि पदाधिकारी की वैकेंसी आने वाली है। कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी भी आने वाली है। एटीएम, बीटीएम की वैकेंसी अभी चल रही है, प्रक्रिया में है, उसको विभाग ज्वाइन करवाएगी। जी, चलिए, तो सारे जो स्टूडेंट होते हैं जो साइंस पढ़ते हैं उनके दिमाग में एक आध दो ही चीज़ चलता है। मैथ पढ़ते हैं तो इंजीनियरिंग, और बायोलॉजी पढ़ते हैं तो मेडिकल क्षेत्र में जाना है। लेकिन आपसे बात करके पता चला कि भाई एग्रीकल्चर भी एक विंग है जिसको आप अध्ययन करके अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ पे जॉब पाना इतना कठिन हो गया है, उसमें एग्रीकल्चर से अगर पढ़ाई करते हैं तो जॉब लगभग आसानी से मिल सकता है जी। उसमें आपको उस लायक बना देता है कि आपको उस फील्ड में जॉब मिल जाएगी जी। इसलिए जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो निश्चित रूप से एग्रीकल्चर की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करें। अगर बाई द वे मैथ से कुछ नहीं हो पा रहा है तो अगर मेडिकल क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं हो पा रहा है तो एग्रीकल्चर फील्ड को भी आप जरूर देखें। एक्चुअली मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि जो IITs क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जो स्टेट इंजीनियरिंग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में उनके लिए मैथ्स विषय से ऑप्शन है कि फॉर्म भर सकते हैं एग्रीकल्चर में जाने के लिए, और कुछ बच्चे बायोलॉजी से PMT नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, डॉक्टरी फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आप उधर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो एग्रीकल्चर आपको एक दूसरा ऑप्शन देता है। एग्रीकल्चर के बारे में मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर भी इंजीनियरिंग की तरह ही इसका अलग अलग ब्रांचेज है। जैसे जेनेटिकल इंजीनियरिंग है, जैसे प्लांट पैथोलॉजी है, सॉयल साइंस इंजीनियरिंग है, सॉयल केमिस्ट्री है, ठीक है, इंटोमोलॉजी है। ऐसे बहुत सारे ब्रांच हैं इसके जिसमें हम ग्रेजुएशन BSc एग्रीकल्चर, BSc इंजीनियरिंग, BTech इंजीनियरिंग और MSc और MTech भी कर सकते हैं, और PhD के कोर्सेज भी हैं। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा जो सिंपली बायोलॉजी, BSc बायोलॉजी या BSc जूलॉजी, BSc मैथ्स ले लेते हैं, जिनको आगे कुछ अपना लक्ष्य नहीं नज़र आता है, बस यूं ही ले लेते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आप लोग BSc एग्रीकल्चर के लिए आएँ, BSc एग्रीकल्चर करें और अपना भविष्य सुनहरा बनाएं। यानी जो आदमी IIT की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनकी सफलता नहीं मिल रही है और जीवन से वे हार मान गए हैं, मैं अब क्या करूं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप एग्रीकल्चर फील्ड को अपनाएं, उसमें पढ़ाई करें, और जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटीज़ है जो फैसिलिटी दे रहा है, जो मैथमेटिक्स वाले को है, वहाँ जाकर एडमिशन लें और
पढ़ाई करें। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जहाँ तक कॉस्ट की बात है, तो इंजीनियरिंग जो है कॉस्टली एजुकेशन है। अच्छा। मेडिकल भी कॉस्टली एजुकेशन है, कि तो ये तो जग जाहिर है, सब जानते हैं कि मेडिकल अगर कर रहे हैं, आपको प्राइवेट सरकारी सीट नहीं मिला तो प्राइवेट में कितनी मुश्किल होती है, तो गार्जियंस जानते हैं, हमारे पेरेंट्स जानते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारा जो एग्रीकल्चर फील्ड है, सेक्टर है, उसमें स्टडीज़ करना बहुत ही आसान है। गवर्नमेंट जो है आपको स्कॉलरशिप दे रही है ना। फीस जो है बहुत कम है, फीस बहुत कम है, और पढ़ाई भी उसका बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत टफ नहीं है इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरह। उसका भी पढ़ाई भी जस्ट इजी गोइंग है। आप अगर मन लगा देंगे तो आप टॉप करेंगे अपने डिसिप्लिन में, अपने संकाय में, अपने फैकल्टी में। चलिए भाई, मेरे बहुत लोगों को ये बात पता भी नहीं है कि ऐसे भी पढ़ाई होती है। हमने साइंस वाले विद्यार्थियों से पूछता हूँ तो वो मैथ वाले कहते हैं कि सर IIT करना है, और बायोलॉजी वाले से कहते हैं वो डॉक्टर बनना है। दोनों कॉस्टली है, लेकिन एग्रीकल्चर के बारे में बहुत कम लोगों की जानकारी है। तो यानी जो स्टूडेंट्स देख रहे हो यार, कम से कम इस बात को देखो और अपना पढ़ाई, अपना जो मोटिव है चेंज करो और एग्रीकल्चर की तरफ जाओ। सरकार बहुत इसको प्रमोट भी कर रही है। जी बिल्कुल। और जॉब की गारंटी बहुत सारा इसके अंदर, कुछ ना कुछ तो आपको हो ही जाएगी, और सरकार चाह भी तो रही आपके लिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा, एग्रीकल्चर करके आप खाली हाथ नहीं बैठेंगे। चलिए, आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाएंगे 2-3 साल बाद, 4 साल बाद। अगर आप मेहनती हैं और जुझारू हैं तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पे चले जाएंगे। आपको पैसा की कभी कमी नहीं होगी, आपके पास पैसा के साथ रुतबा भी आएगा। चलिए, अच्छी बात है भाई, आप देखें और निश्चित रूप से अपने कैरियर को सेलेक्ट करें इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए, ये तो आपसे जानकारी प्राप्त हो गई कि भाई जो बायोलॉजी वाले हैं, जो साइंस पढ़ते हैं जी, अगर बायोलॉजी से सफलता नहीं मिलती है तो फिर आप एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर सकते हैं। मैथ वाले के जो इंजीनियरिंग नहीं कर पाते हैं तो वो भी इसके तरफ मूव कर सकते हैं। तो एक तो बात तो ठीक हो गया, लेकिन एक बात सामने आ रहा कि बायोलॉजी वाले के लिए तो वो यानी एलिजिबल है, वो एग्रीकल्चर में ले सकता है, लेकिन मैथ वाले के लिए कोई कॉलेज ही ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड करती है, चाहे यूनिवर्सिटी ऑप्शन प्रोवाइड करती है। तो जो मैथ वाले हैं वो कम से कम वो गूगल के माध्यम से सर्च करें कि कौन सा यूनिवर्सिटी और कॉलेज है जो मैथ वाले विद्यार्थी हैं उसको एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए अलाउ करते हैं। ये बात है। बिल्कुल। देखिए, अभी तो CEUT आ गया है, केंद्र सरकार ने CEUT को अभी लागू कर रखा है, तो जिसके तहत एक एग्जाम आप दीजिए और सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप सेलेक्ट हो गए ऑटोमेटिक रूप से। तो जहाँ जहाँ भी मैथ्स का ऑप्शनल होगा कि मैथ्स को लिया जाएगा एग्रीकल्चर के सेक्टर में, मैथ्स वाले स्टूडेंट को एलिजिबल होंगे एग्रीकल्चर के लिए, तो वहाँ आपको ऑटोमेटिक जो है सीट मिलेगा और ऑटोमेटिक जो है आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो अब तो चिंता ही नहीं करना है। चलिए, बस एक ही चिंता करनी है, आपको मेहनत करना है, पढ़ना है और गुरुजनों से गाइडेंस लेनी है। अच्छा। तो CEUT, इसके बारे में मैंने एक पॉडकास्ट ऑलरेडी बना रखा है, और आप जो भी स्टूडेंट अभी फर्स्ट टाइम इस पॉडकास्ट को देख रहे हो वो निश्चित रूप से उस पॉडकास्ट को जरूर देखो, CEUT वाला। उसमें ही बताया गया है कैसे एग्जाम दिया जाता है, कैसे इस एग्जाम्स को क्रैक किया जाता है। वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने कैरियर को सही लाइन पे ले जा सकते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ाई करके और अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। पहले वाला वो जमाना अब खत्म हो गया। तो चलिए आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन सा मिस्टेक है जिसे एक स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए, ठीक ना, नहीं करना चाहिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्रैक करना चाहते हैं। जी, देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। ऐसा बहुत सारा मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स है मैं आपको बताना चाहूँगा। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से समय को बर्बाद करते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको समय का खास ध्यान रखना होता है। जैसे मान एक सबसे बड़ा मिस्टेक जो अभी प्राय स्टूडेंट्स करते हैं वो समय की बर्बादी।
जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है उसमें आपको तय शेड्यूल में, तय टाइम में आपको जो है पढ़ना होता है। बहुत सारे सिलेबस हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो आजकल बहुत सारे सिलेबस हो गए हैं, लेकिन क्या पढ़ना है से ज़्यादा हमें पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या नहीं पढ़ना है। इससे हमारा समय बचता है। दूसरा है कि आप फोकस्ड रहिए अपने गोल पे, और तीसरा है कि हम सभी को जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। आजकल बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो गए हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं। तो मोबाइल फ़ोन्स तो मुझे लगता है कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन का काम करते हैं स्टूडेंट्स को। तो मोबाइल फ़ोन्स का जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो जो ज़रूरी चीज़ है, पढ़ने योग्य चीज़ें हैं, उनको आप देखिए, और जो फालतू की चीज़ें हैं, बेकार की चीज़ें हैं, उनसे आप दूर रहिए, तो ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद मिल सकता है। यानी आपके कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उनको एकदम फोकस्ड होकर पढ़ना पड़ेगा, और वही चीज़ पढ़ना पड़ेगा जो पढ़ने के सिलेबस के हिसाब से, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल। और उसमें टाइम फैक्टर बहुत मायने रखता है जी, कि आप कितना जल्दी कैलकुलेट कर पाते हो जी। तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। जी, सबसे बड़ा वही पॉइंट है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि सबके पास उतना समय नहीं होता है। कम समय में अधिक से अधिक जी उपयोगी बनाना है अपने परिश्रम को, मेहनत को। अच्छा। और दूसरी बात हुआ डिस्ट्रैक्शन का। तो डिस्ट्रैक्शन तो है, तो हर चीज में जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें हर, चाहे कोई भी चीज लीजिए दुनिया में, जिसमें प्लस और माइनस दोनों होता है। इसलिए हम स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि जो पॉजिटिव चीज है उसको लेना चाहिए, जो नेगेटिव है उससे दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। ये दो बातें हो गई, डिस्ट्रैक्शन और फोकस होना चाहिए। और पढ़ाई करें तो फोकस करें, नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन फोकस नहीं है। ठीक ना, इसलिए पढ़ते समय जो विषय पढ़ते हो उस पर फोकस्ड रहो, डिस्ट्रैक्शन से बचा कर रखिए अपने आप को, और उतना ही पढ़िए जितना सिलेबस का आता है। बेसी पढ़ने की जरूरत नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कंफ्यूजन क्रिएट होगा, पर टाइम लॉस होगा, सबसे बड़ा चीज है। एमसीक्यू वगैरह टाइम का होता है, उसमें आदमी को बहुत सारा ऑप्शन ऐसा लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, तो डाउट मन में आने लग जाता है और सही ऑप्शन वो सेलेक्ट नहीं कर पाते। चलिए, तो 3 जो चीजें हैं जो विद्यार्थी अपने जीवन में करते हैं। हम लोग बहुत लंबे समय से बातें कर रहे हैं और आपने पूरा बातों को बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि कौन सा काम बच्चे को करना चाहिए ताकि उसका कैरियर अच्छा बन जाए। तो अब चलते चलते आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि जो अभी जो बच्चे माना 12th पास आउट करते हैं, तो उन्हें एक बड़े भाई के नाते, है ना, या एक फ्रेंड के नाते आप उसको क्या सलाह दो, स्मार्ट अप्रोच कैसे अपनाए, क्या करे कि उसके लाइफ में कोई परेशानी ना आए, जल्दी से जल्दी कोई ना कोई मुकाम हासिल कर ले, उसको कुछ आप गाइड दीजिए। जो बच्चे अभी वीडियोस देख रहे हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर को भी नेग्लेक्ट नहीं करें, उसको आप लेकर चलें। एग्रीकल्चर को भी एक स्कोप बनाया जा सकता है भविष्य में, ऐसा लेकर चलें। जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा मैं बात कहूँगा कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट करें। कहा जाता है जो टाइम को नष्ट करता है, टाइम उसे बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। तो आप लोग टाइम को बचाएं, और इसके लिए जो आप लोग बुक्स पढ़ते हैं, जो रिवीजन टेक्निक्स है, मैं आपको रिवीजन टेक्निक्स एक बताऊंगा, आप लोग इसको फॉलो करना अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। 3 डॉट टेक्नोलॉजी है, 3 टिक टेक्नोलॉजी है एक्चुअली, ये मैं आपको बताऊंगा। ये है कि फर्स्ट आप टिक लगाइए, जिसको एक बार जब आप रिवीजन करते हैं तो जिसको एक बार देखने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, 2 टिक लगाइए जिससे वो आपका VI हो जाएगा। VI मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो हो जाएगा। ऐसे पॉइंट्स को आप 2 टिक लगाइए जो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और 3 टिक ऐसे पॉइंट्स पे लगाइए जिसको आप रिवीजन करते समय एकदम देखना चाहते हैं। तो जब आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आप फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो टिक से किए हैं उसको आप छोड़ दीजिए, वो आपको याद रहेगा ही रहेगा। अच्छा, वो आपके सबकॉन्शियस में आपके स्टोर हो जाएगा। जो 3 टिक है उस पर ध्यान आप रिवीजन करते समय उसी पे ध्यान दीजिए,
और जो सबसे VVI इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो जब आप एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो जो 3 टिक है उसी को अब तक जो है पढ़िए, उससे आपका समय बचेगा और आपका जो मेहनत है वो भी बचेगा। चलिए, आप लोग जो ही पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई और सा डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में है ना लिखिए कि मुझे ये सब डाउट है, तो फिर भविष्य में फिर इनसे हम मुलाकात करेंगे, फिर ऐसा ही एक पॉडकास्ट बनाएंगे और आपका एक एक डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अपना पॉडकास्ट को है ना अंत करते हैं, और आप आए हमारे पॉडकास्ट में आए, हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, एक्चुअली मुझे बुलाने का श्रेय सर को ही जाता है, क्योंकि मैं इनके यहाँ पढ़ा हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने इनसे सीखी है। तो आज जो भी मैं मुकाम हासिल कर रहा हूँ उसमें गुरुजनों का भी बहुत सारा योगदान है, तो जिसमें से सर भी मेरे एक गुरुजन हैं और हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। और जब भी मैं आज भी किसी मुसीबत में होता हूँ या मुझे कुछ शंका होती है तो सर से मैं राय लिया करता हूँ, बातें करता हूँ। तो आप लोग भी अपने गुरुजनों का जो है सहयोग लिया कीजिए, उनका जीवन में राय लिया कीजिए। सर, आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ठाकुर ब्रिटिश एकेडमी को और करे अपने इंग्लिश स्पोकन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।